अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 9th, सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स। हम चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स कर रहे थे, कंप्लीट हो गया था। उसमें हमने उसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। ठीक है, आज हमने उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है टू ओपन अ डोर force of 15 Newton is applied at 30 degree to the horizontal. Find the horizontal and vertical components of force. ठीक है, इसमें क्या पूछा हुआ है? कहते हैं कि एक डोर को ओपन करने के लिए 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई की हुई है और वो कितने एंगल से? 30 डिग्री एंगल से। ठीक है, फाइंड क्या करने हैं? उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करने हैं उस फोर्स के। तो हमें फोर्स गिवन है 15 न्यूटन और एंगल कितना है? 30 डिग्री फाइंड करने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट यानी Fx और Fy फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये हमने किया था कि Fx क्या होता है? Fx F cos ऑफ थीटा होता है और जो वर्टिकल ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाता है Fy, वो हमारे पास क्या होता है? F साइन ऑफ थीटा होते हैं। Fx फाइंड करते हैं, F cos ऑफ थीटा और Fx इज इक्वल टू F की वैल्यू डाली 15 इंटू कॉज ऑफ थीटा cos 30 और cos 30 कैलकुलेटर से यहाँ पे डालना है, 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Fx आ जाएगा। ठीक है, Fx की वैल्यू होगी 12.99 थी तो राउंड ऑफ होकर 13 न्यूटन आ गई और इस तरह से हमने Fy भी फाइंड करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट है A bolt on a car engine needs to be tightened with the torque of 40 Newton meter. You use a 25 centimeter long wrench and pull on the end of wrench perpendicularly. How much force do you have to exert? यानी क्या है? टार्क हमारे पास पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। यानी टार्क कितना अप्लाई किया हुआ है? 40 न्यूटन मीटर। ठीक है, और वो जो रेंच के साथ टार्क अप्लाई हो रहा है और रेंच की यानी कि लेंथ कितनी आ रही है जहाँ से उसको पकड़ के किए टार्क अप्लाई किए या फोर्स अप्लाई किया तो उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और खींचा क्या? पुल ऑन द एंड ऑफ रेंच परपेंडिकुलरली। हाउ मच फोर्स? तो यानी परपेंडिकुलर अगर उसको खींचे तो इसका मतलब है आपने कितनी फोर्स अप्लाई की है। तो टार्क 40, डिस्टेंस ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर है और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। फोर्स फाइंड करनी है तो ये क्या आ जाएगा? R इंटू एफ, टार्क इज इक्वल टू F इंटू डी। R इंटू एफ, डी भी है हमारे पास। F फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके F को अकेला करके यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दें। अच्छा, इस तरह से हमारे पास फोर्स आ जाती है। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 3, सना हुज मास इज़ 43 kg सिट 1.8 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सीसा। ठीक है, यानी सना सना जिसका वेट इतना है 43 kg है, वो एक सीसा पे बैठ रही है यानी उसके सेंटर से इतने मीटर के फासले पे। ठीक है, फेज हुज मास इज़ 52 kg, उस तरह से फेस का मास इतना है। 1 टू बैलेंस इन दोनों, एक यानी सीसा के एक साइड पे बैठा हुआ और एक दूसरी साइड पे। तो सना जो है वो इतने 1.8 मीटर के फासले पे है और दूसरा भी कुछ इस फासले पे और दूसरे का फासला फाइंड करना है जिसकी वजह से उन्होंने बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, हाउ फ्रॉम दी सेंटर दी सीसा शुड फेस सेट, यानी वो कितने फासले पे वो बैठेगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो यानी दो तरह के हमारे पास मास हैं। ठीक है, M1 कितना है? यानी सना का मास M1 है हमारे पास 43 kg और M2 है 52 kg और D1 हमारे पास क्या है? 1.8 मीटर। और इस तरह से क्या है, हमने D2 फाइंड करने हैं। तो इसके लिए दोनों पर टार्क अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है। इसका मतलब है क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क आपस में इक्वल है, यानी T1 इज इक्वल टू T2 आ रहा है। T1 क्या है? F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2। और अब हमारे पास यहाँ पे वेट की बात आई हुई है और यहाँ पे वेट क्या होता है? F इज इक्वल टू W और W क्या होता है? mg। तो यहाँ पे हम D1 और D2 अपनी जगह पे आ जाएंगे तो F1 की जगह पे हम क्या अप्लाई करेंगे? W1 इंटू D1 इज इक्वल टू W2 इंटू D2 आ जाएगा और W की जगह mg, तो यहाँ पे M1g इंटू D1 और इज इक्वल टू M2g इंटू D2। यहाँ से क्या करेंगे? D2 को फाइंड करना है, D2 को अकेला छोड़ देंगे। M1
m1g इंटू डी डिवाइडेड बाई m। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारे पास जो था ये जी यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं, तो m1d डिवाइडेड बाई m2 और इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। वैल्यूज़ डालने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास d2 की वैल्यू है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है, ये भी कुछ इसी तरह से ही है, सीसा से रिलेटेड ये है। ठीक है, 2 किड्स ऑफ वेटिंग। अच्छा, 2 बच्चों का वेट जो है, एक का 300 न्यूटन है और दूसरे का 350 न्यूटन, यानी उन्होंने इतना वेट अप्लाई किया, यानी इतनी फोर्स। ठीक है, और सिटिंग एंड एट द एंड ऑफ 6 मीटर लॉन्ग सीसा। ठीक है, उसके एंड पे बैठे हुए हैं। द सीसा इज पावर्ड एट इट्स सेंटर। ठीक है, वेयर शुड अ थर्ड किड सो दैट द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, यानी दोनों उसके एंड पे बैठे हुए हैं इतने फासले पे, लेकिन तीसरा जो है वो भी बैठा हुआ है। तो पूछा हुआ ये है कि उसका वेट 250 न्यूटन है, तो वो कितने फासले पे बैठेगा। तो ये सीसा इज इन इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, द वेट ऑफ थर्ड इज दिस, यानी सीसा के वेट को अगर आप इग्नोर करें, तीसरा भी एक बच्चा है जिसका जो वेट है 250 है, यानी वो कहाँ पे बैठेगा, कितने फासले पे बैठेगा कि वो जो सीसा है वो बैलेंस हो। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि तीनों का वेट कितना है, कितना डिस्टेंस है। तो हमारे पास 3 बचे। ठीक है, तो पहला जो आ जाता है W1। ठीक है, W1 है 300 न्यूटन, W2 जो है वो क्या है 350 न्यूटन, W3 जो है वो 250 है, और लेंथ ऑफ सीसा पूरे उसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर लॉन्ग है। तो इस दोनों जो हैं बच्चे सेंटर पे यानी वो जो पावर्ट क्या किया हुआ यहाँ पे बात बोली हुई है, सीसा इज़ पावर्टेड एट इट्स सेंटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट चाइल्ड का जो डिस्टेंस था वो 3 मीटर पे है, और यानी दोनों बच्चे इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, जो पहले दोनों की बात हुई थी। यानी इसका मतलब है पहले का जो डिस्टेंस है R1 वो भी 3 आ जाएगा, दूसरे का जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी सेंटर से वो इतने मीटर के फासले पे है। तो थर्ड का हमने R3 फाइंड करना है। तो पहले तो ये देखते हैं कि R3 हमारे पास वो बच्चा जो है 3 वाला जो वो कहाँ बैठेगा। यहाँ पे भी उसी तरह से क्लॉक वाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉक वाइज टार्क। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, R1 + R3 इज इक्वल टू R2। ये वाली बात कैसे होगी। ठीक है, यहाँ पे हम ये अप्लाई करेंगे कैसे। अब देखें इनके वेट को देखें, 300, 350, 250। तो देखें, लेट किड ऑफ वेट 1 इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पावर्ट एंड द किड ऑफ वेट W2, यानी एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे है। तो W1 है 300 और W2 है 350। तो इसका मतलब क्या है कि W1 जो है वो लेस देन W2 है। तो इसलिए कंडीशन को बैलेंस करने के लिए जो किड 3 है उसको हम W1 यानी पहले बच्चे के साथ बिठा देंगे, इस वजह से जो है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेट R3 बी द डिस्टेंस ऑफ थर्ड किड फ्रॉम पावर्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा R1, R2, R3 सॉरी टार्क 1, टार्क 2, टार्क 3 जो है ये हमारे पास टार्क हैं। ये किस वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, W1, W2, W3 की वजह से। ठीक है, और इन्होंने आपस में बैलेंस किया हुआ है। तो यहाँ पे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज टार्क कैसे बनेगा, एक साइड पे आ जाएगा यानी T2 आ जाएगा। ठीक है, T2 क्या है, ये जो ज़्यादा वेट था, यहाँ पे हमने जो R3 को 1 के साथ जिसका वेट कम था उसके साथ बैठा दिया, R1 + R3 हो जाएगा इज इक्वल टू टार्क 1 + टार्क 3 इज इक्वल टू टार्क 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सीसा इज इन इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, द वेट ऑफ थर्ड इज दिस, यानी सीसा के वेट को अगर आप इग्नोर करें, तीसरा भी एक बच्चा है जिसका जो वेट है 250 है, यानी वो कहाँ पे बैठेगा, कितने फासले पे बैठेगा कि वो जो सीसा है वो बैलेंस हो। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि तीनों का वेट कितना है, कितना डिस्टेंस है। तो हमारे पास 3 बचे। ठीक है, तो पहला जो आ जाता है W1। ठीक है, W1 है 300 न्यूटन, W2 जो है वो क्या है 350 न्यूटन, W3 जो है वो 250 है, और लेंथ ऑफ सीसा पूरे उसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर लॉन्ग है।
तो इस दोनों जो हैं बच्चे सेंटर पे यानी वो जो पावट क्या किया हुआ यहाँ पे बात बोली हुई है, सीसा इज़ पावटेड एट इट्स सेंटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्ट चाइल्ड का जो डिस्टेंस था वो 3 मीटर पे है, और यानी दोनों बच्चे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, जो पहले दोनों की बात हुई थी। यानी इसका मतलब है पहले का जो डिस्टेंस है R1 वो भी 3 आ जाएगा, दूसरे का जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी सेंटर से वो इतने मीटर के फासले पे है। तो थर्ड का हमने R3 फाइंड करना है। तो पहले तो ये देखते हैं कि R3 हमारे पास वो बच्चा जो है 3 वाला जो वो कहाँ बैठेगा। यहाँ पे भी उसी तरह से क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, R1 + R3 इज इक्वल टू R2। ये वाली बात कैसे होगी, ठीक है। यहाँ पे हम ये अप्लाई करेंगे कैसे। अब देखें इनके वेट को देखें, 300, 350, 250। तो देखें, लेट kid of weight 1 is sitting on the left side of pivot and the kid of weight W2 यानी एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे है। तो W1 है 300 और W2 है 350। तो इसका मतलब क्या है कि W1 जो है वो लेस दैन W2 है। तो इसलिए कंडीशन को बैलेंस करने के लिए जो kid 3 है उसको हम W1 यानी पहले बच्चे के साथ बिठा देंगे, इस वजह से जो है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेट R3 बी द डिस्टेंस ऑफ थर्ड गेट फ्रॉम पाइवट पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, R1, R2, R3 सॉरी टार्क 1, टार्क 2, टार्क 3 जो है ये हमारे पास टार्क हैं। ये किस वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, W1, W2, W3 की वजह से, ठीक है। और इन्होंने आपस में बैलेंस किया हुआ है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क कैसे बनेगा, एक साइड पे आ जाएगा यानी T2 आ जाएगा, ठीक है। T2 क्या है, ये जो ज़्यादा वेट था, यहाँ पे हमने जो R3 को 1 के साथ जिसका वेट कम था उसके साथ बैठा दिया, R1 + R3 हो जाएगा इज़ इक्वल टू टार्क 1 + टार्क 3 इज़ इक्वल टू टार्क 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब है कंस्ट्रक्शन क्रेन, ये भी कुछ इसी तरह से है। कंस्ट्रक्शन क्रेन लिफ्ट्स बिल्डिंग मटेरियल ऑफ अ मास, यानी ये कंस्ट्रक्शन क्रेन जो मास उठा रही है वो 15 kg है बाय मूविंग इट्स क्रेन आर्म, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करनी है व्हेन मोमेंट आर्म इज़ 20 मीटर, ठीक है। आफ्टर लिफ्टिंग द क्रेन आर्म विच रिड्यूस मोमेंट आर्म टू 12 मीटर, कैलकुलेट मोमेंट यानी फाइंड करना है, यानी किस वजह से ही वो उसका डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर रह जाएगा। तो इसका मतलब है टार्क भी फाइंड करना है, डिस्टेंस भी फाइंड करना है, ठीक है। यानी डिस्टेंस गिवन है, इसका मतलब है टार्क हमने फाइंड करनी है। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टार्क हमने फाइंड करनी है, दोनों बार T1 फाइंड करना है और T2 फाइंड करना है, ठीक है। तो M हमारे पास 15 kg है, 1500 kg है। तो F फाइंड करना है, क्योंकि टार्क क्या होता है हमारे पास, इज इक्वल टू R × F होता है, या फिर हमारे पास क्या होता है D × F होता है। तो F इज इक्वल टू mg आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। M हमारे पास 1500 × 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14700, ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब इसको अप्लाई करेंगे R1 पे, T1 आ जाएगा, और इस तरह से इस पर भी फाइंड करेंगे T2 पे भी। तो T1 हमारे पास क्या है, F × D कितने हैं, 147 × 20 आ जाएगा। इसको हमारे पास हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से R2 को भी जब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी हम वैल्यूज़ डाल देंगे, हमारे पास ये दो रिजल्ट आ जाएंगे, T1 और T2, उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो। और यहाँ से हमारे पास न्यूमेरिकल भी एंड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।